नमस्कार दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस की तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है राहु और केतु का कुंडली में शुभ और अशुभ समझना। कि हमारी कुंडली में राहु और केतु को हम कैसे जानें कि कुंडली में ये शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, इनका फल हमारे जीवन में किस प्रकार का रहेगा, इनका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन पर रहेगा, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और इन सब को समझने के लिए हम सहारा लेंगे ज्योतिष के एक ग्रंथ लघु पराशरी का। मैं लघु पराशरी ग्रंथ के अनुसार ही आपको कुछ नियम बताऊंगा, जिन नियमों को यदि आपने समझ लिया तो आप तुरंत ही समझ पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं नियम एक। नियम एक के अनुसार राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि का जो स्वामी है वो उनका मित्र है या शत्रु है, इसे सबसे पहले जानना होता है। यदि उस भाव की राशि का स्वामी राहु और केतु का मित्र है तो वह मित्रवत फल देंगे, एक शुभ बिंदु उनके प्रभाव में जुड़ जाता है। यदि शत्रु है तो वह शत्रुवत फल देंगे और एक अशुभ बिंदु उनके प्रभाव में जुड़ जाता है। हमें कुल मिलाकर के हम 6 बिंदुओं को देखेंगे। 6 बिंदुओं में जितने ज़्यादा पॉजिटिव बिंदु आएंगे उतना अधिक प्रभाव अच्छा ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में देंगे। जैसे हम इस तुला लगन की कुंडली का उदाहरण लेते हैं। तुला लगन कुंडली में लगन भाव में 7 लिखा होता है और उसके पश्चात इस लगन कुंडली में राहुदेव पंचम भाव में 11 नंबर की राशि में बैठे हैं और केतु देव 5 नंबर की राशि में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, राहु और केतु हमेशा परस्पर 180 अंश के ऊपर होते हैं, अर्थात एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं। जहां पर राहुदेव बैठेंगे उससे सप्तम भाव में केतुदेव होंगे और केतुदेव से सप्तम भाव पे राहुदेव होंगे। अब हम देखेंगे नियम एक के अनुसार कि जहां पर राहुदेव और केतुदेव बैठे हैं उनके स्वामी उनके मित्र हैं या शत्रु हैं। जैसे यहां पर राहुदेव पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। 11 नंबर की राशि का अर्थ है कुंभ राशि, जो कि शनिदेव की राशि है, शनिदेव इसके स्वामी हैं। उसी प्रकार से केतुदेव 5 नंबर की राशि में बैठे हैं और 5 नंबर की राशि है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव। मित्र और शत्रु, यहाँ पर मैंने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है और इसको मैं पहले अपने पुराने वीडियो में भी समझा चुका हूँ। यदि आप मेरा इसी वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख लें, पार्ट 1 से देखना शुरू करें, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए, राहुदेव अब 11 नंबर की राशि में बैठे हैं तो 11 नंबर के राशि स्वामी शनिदेव हैं। तो शनिदेव राहुदेव के क्या हैं? मित्र हैं, क्योंकि दानवों की टीम से हैं शनिदेव भी और राहुदेव भी, तो आपस में परस्पर मित्र हैं। तो शनिदेव की राशि में राहुदेव हमेशा अच्छा फल देंगे, इसलिए यह एक शुभ बिंदु इनके फल में प्रभाव में यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से केतुदेव 5 नंबर की राशि में बैठे हैं और 5 नंबर की राशि सूर्यदेव की है, तो केतुदेव और सूर्यदेव आपस में शत्रु हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग टीम के सदस्य हैं। देवताओं की टीम और दानवों की टीम में आपस में परस्पर शत्रुता है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो इस प्रकार केतुदेव के प्रभाव में यहां पर एक नेगेटिव बिंदु जुड़ जाता है और यहां पर पहले नियम के अनुसार केतुदेव मारक हो जाते हैं। लेकिन अभी हम पहले नियम के अनुसार ही हम फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमें अगले नियमों को भी समझना पड़ेगा। जैसे अब अगला नियम जानते हैं। अगले नियम में जो नियम 2 है, इसमें देखा जाएगा कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के राशि स्वामी के अनुसार, अर्थात जैसे केतुदेव 11 नंबर की राशि में बैठे हैं और राहुदेव यहां पर 5 नंबर की राशि में बैठे हैं। अगला मैं उदाहरण ले रहा हूं, तुला लग्न की कुंडली में ही ले रहा हूं। अब क्या है कि केतुदेव शनिदेव की राशि में बैठे हैं, तो इस प्रकार से तो ये शुभ हो गए, क्योंकि शनिदेव की राशि में शुभ फल देंगे और राहुदेव सूर्यदेव की राशि में अशुभ फल देंगे। परंतु साथ में हम देखेंगे कि जैसे शनिदेव की राशि है तो शनिदेव के अनुसार ये फल देंगे। तो शनिदेव योग कारक हैं या मारक हैं? अब यहाँ इस जन्म कुंडली में तो शनिदेव योग कारक हैं, तो केतुदेव भी यहाँ पर योग कारक हो गए।
और यहाँ पर सूर्यदेव मारक हैं क्योंकि ये अशुभ ग्रह हैं। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से अशुभ हैं। तो राहु देव भी इनके अनुसार फल देंगे और ये अशुभ ग्रह हो जाएंगे। अब यहाँ पर राहु देव के लिए दो नेगेटिव पॉइंट हो गए। एक तो ये शत्रु की राशि में बैठे हैं और दूसरा जो शत्रु राशि के स्वामी हैं वो मारक हैं कुंडली में, तो ये भी मारक हो जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे अब हम देखते हैं कि इसी जन्म कुंडली में यदि केतु देव मंगल देव की राशि में बैठ जाते हैं तो मंगल देव इस जन्म कुंडली में मारक हैं, तो केतु देव भी मारक हो जाएंगे। एक तो शत्रु राशि में बैठ गए, दूसरा मंगल देव मारक भी हो गए। अगर चंद्रदेव की राशि में उदाहरण के लिए राहु देव बैठ जाते हैं तो चंद्रदेव यहाँ पर क्या है, कुंडली के योग कारक ग्रह हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं। 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि होती है। अगर राहु देव यहाँ हो जाएंगे तो केतु देव यहाँ बैठ जाएंगे। तो राहु देव भले ही शत्रु राशि में बैठे हैं, चंद्रमा इनके शत्रु हैं, परंतु चंद्रमा एक तो नेगेटिव बिंदु हो गया कि शत्रु राशि में बैठे हैं, परंतु दूसरा इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि शत्रु राशि के जो स्वामी हैं वो योग कारक हैं क्योंकि ये राशि स्वामी के अनुरूप फल देते हैं। इनका अपना जो राशि स्वामी है उनका ही स्वाभाविक ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरा एक शुभ बिंदु जुड़ जाता है कि राहु देव यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे क्योंकि राशि स्वामी योग कारक हैं। तो इस प्रकार से निर्णय दूसरा नियम में हम देखते हैं कि जो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का राशि स्वामी यदि योग कारक है तो ये भी शुभ फल देंगे, अगर वो मारक है तो ये भी अशुभ फल देंगे। तो दूसरा बिंदु देखेंगे, 2 बिंदु हो गए। देखते हैं कि कितने बिंदु पॉजिटिव आ गए, कितने नेगेटिव आ गए। अगर दोनों ही बिंदु पॉजिटिव आ गए तो बहुत अच्छा हो गया। अगर एक बिंदु नेगेटिव है, एक बिंदु पॉजिटिव है तो फिर उसके लिए हमें अगले नियम भी देखने पड़ेंगे। यदि दोनों ही बिंदु नेगेटिव है तो ये मारक हो जाते हैं। तो अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम के लिए हम वृश्चिक लग्न की कुंडली लेते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में क्या है कि यहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी होगी। तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली का मैं उदाहरण दे रहा हूँ और उस उदाहरण में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ लघु पराशरी का नियम के अनुसार कि जिस भाव में बैठे उस भाव के अनुसार, अर्थात कि जिस भाव में ये बैठ रहे हैं राहु केतु, उनके कारक भाव अगर हैं तो कारक भाव में राहु और केतु हमेशा अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। जैसे राहु देव 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। तो भले ही राशि कोई भी हो, कोई भी किसी भी राशि में हो, लेकिन अगर इन भावों में बैठे हैं तो एक शुभ बिंदु जुड़ जाता है कि यहाँ पर ये अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो एक शुभ बिंदु ये जुड़ जाता है। दूसरा, केतु देव 2रे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुभ फल देते हैं। तो अगर ये केतु देव इन भावों में किसी एक भाव में बैठे हैं तो एक शुभ बिंदु उनके फल में जुड़ जाता है कि ये अपने कारक भाव में बैठे हैं, तो वहाँ पर ये शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लघु पराशरी का नियम है जो कि लघु पराशरी के अध्याय 1 में बताया गया है, जिसको मैं आपको, जिसकी पिक्चर ग्रंथ की जो पेज है उस पेज की पिक्चर भी मैं आपने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। इसी से ही दूसरा नियम निकलता है कि जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं उसके अनुरूप भी फल प्रदान करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसी नियम में चौथा नियम जुड़ जाता है कि जिस भावेश के साथ युति कर रहे हैं, जिस भावेश के साथ युति कर रहे हैं अर्थात जिस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं उसका भी ये फल देने के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका फल भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से अगला नियम जो है वो इस प्रकार से है कि जैसे राहु देव यहाँ पर कहाँ बैठे हैं, शनिदेव की राशि में बैठे हैं। तो एक पॉइंट अच्छा जुड़ गया कि राहु देव शनिदेव की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, अच्छा हो गया। शनिदेव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, तो इसलिए राहु देव के लिए दूसरा अच्छा पॉइंट ये जुड़ गया। तीसरा अच्छा पॉइंट क्या जुड़ गया कि शनि जो बुध देव के साथ ये युति कर रहे हैं, तो बुध देव इस कुंडली के कैसे ग्रह हैं, बुध देव इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। अब नियम आप पीछे के नियम देखिए, नियम जो 1 है, तो अब ये नेगेटिव पॉइंट राहु देव के साथ जुड़ गया कि बुध देव के साथ युति कर रहे हैं और बुध देव मारक ग्रह है, लेकिन और पॉइंट इनके शुभ हैं। शनिदेव की राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, शनिदेव की राशि का एब्जॉर्ब करेंगे तो शनिदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, ये पॉइंट भी अच्छा जुड़ गया। लेकिन एक पॉइंट नेगेटिव जुड़ गया कि बुध देव के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन बुध देव इस जन्म कुंडली के मारक ग्रह हैं। उसे अगर हम केतु देव की बात करें तो केतु देव के लिए कैसे पॉइंट जुड़ जाते हैं, पहला पॉइंट जुड़ जाता है कि ये शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा, शत्रु राशि में बैठे हैं लेकिन जो जिस राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, तो इसलिए ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट जुड़ जाता है। और अगला जो पॉइंट है, युति किसके साथ कर रहे हैं, युति कर रहे हैं गुरु के साथ, बृहस्पति देव के साथ। तो बृहस्पति देव भले ही इनके शत्रु हैं
परंतु जिसके साथ ये युति कर रहे हैं उसके भी ये प्रभाव को उसके ग्रहण कर लेते हैं। तो गुरु बृहस्पति देव अब इस कुंडली के कैसे हैं? योग कारक ग्रह हैं। योग, क्योंकि 9 नंबर राशि और 12 नंबर की राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, त्रिकोणेश हैं, तो बृहस्पति देव इस कुंडली के शुभ ग्रह हैं। तो इसलिए केतु देव के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट और जुड़ जाता है कि केतु देव जिसके साथ युति कर रहे हैं वो शुभ ग्रह हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके साथ ही हम बता सकते हैं फाइनली कि इनका प्रभाव किस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पर जब हम राहु देव की बात करेंगे तो ये मिश्रित प्रभाव देंगे। मिश्रित प्रभाव क्यों देंगे? और केतु देव भी मिश्रित ही देंगे, क्योंकि जब ये शनि देव के साथ दशांतर दशा में आएंगे तो अच्छा फल देंगे, लेकिन जब बुध के साथ आएंगे तो उस समय इनका प्रभाव में थोड़ी कमी देखी जाएगी, या ये इनका प्रभाव जो है वो थोड़ा सा बुरा फल भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल कैलकुलेशन करनी पड़ती है राहु देव और केतु देव का शुभ और अशुभ के बारे में विचार करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ को। अगला नियम जो है, अपनी उच्च राशि में ये शुभ फल देते हैं हमेशा, और अपनी नीच राशि में ये अशुभ फल देते हैं। जैसे केतु देव 9 नंबर की राशि में धनु राशि में उच्च होते हैं, और उसके विपरीत राहु देव 3 नंबर की राशि में मिथुन राशि में उच्च होते हैं। हमेशा आपने यह ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई एक ग्रह उच्च हो गया तो दूसरा भी उच्च ही होता है, क्योंकि वो सप्तम भाव में बैठता है। और सप्तम भाव जो राशि होती है जहां पर कोई उच्च राशि में बैठता है वो उसकी नीच राशि होती है। तो इस प्रकार से राहु देव और केतु देव जो है एक दूसरे से हमेशा दोनों उच्च राशि में ही बैठेंगे, या तो दोनों ही नीच राशि में बैठेंगे। तो अगर ये उच्च राशि में बैठे हैं, तो जैसे राहु देव इस जन्म कुंडली में यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं और मिथुन राशि में बैठे हैं, तो उच्च राशि में बैठे हैं, इसलिए अच्छा फल देंगे। और केतु देव 9 नंबर की राशि में यहाँ पर बैठे हैं तो ये भी अच्छा फल देंगे। तो इनका साथ में एक कारक भाव भी है केतु देव का दूसरा भाव। तो इस प्रकार से केतु देव और राहु देव उच्च राशि में हमेशा अच्छा फल देंगे, लेकिन नीच राशि में बुरा फल देंगे। जैसे केतु देव अगर यहाँ पर बैठ जाए, क्योंकि इनकी नीच राशि उल्टी हो जाती है, राहु देव की नीच राशि ये हो जाएगी और इनकी नीच राशि ये हो जाएगी। तो केतु देव की नीच राशि मिथुन राशि हो गई। अगर केतु देव यहाँ बैठ जाएं तो ये बुरा फल देंगे, राहु देव यहाँ बैठ जाएं तो ये बुरा फल देंगे। इस प्रकार से अपनी उच्च राशि में और नीच राशि के अनुसार भी इनके फल को देखा जाता है, और उससे भी हम एक नेगेटिव और या पॉजिटिव पॉइंट इनको दे सकते हैं। और उसी के अनुसार हम जब फलादेश निकालेंगे उसी के अनुसार निकालेंगे कि जहाँ पर बैठे हैं अगर वहाँ पर अच्छा फल देंगे, लेकिन दृष्टि कहाँ कर रहे हैं नीच राशि में, तो वहाँ पर ये बुरा फल देंगे। इस प्रकार से इनका फलादेश निकालते हैं। जैसे यहाँ पर राहुदेव शुभ हैं तो यहाँ पर ये अच्छा फल देंगे। अब राहुदेव पंचम दृष्टि राहुदेव की होती है, 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है और मित्र के घर में पड़ रही है, तो यहाँ पर भी अच्छा फल देंगे। 6 और 7 सप्तम दृष्टि इनकी नीच हो जाती है राहुदेव की, तो यहाँ पर ये बुरा प्रभाव देंगे। 8 9 नंबर की नौवीं जो दृष्टि है, तो नौवीं दृष्टि इनके मित्र की दृष्टि है और ये शुभ भी है साथ में, तो यहाँ पर ये अच्छा फल देंगे। 10 11 12 12वीं दृष्टि इनकी शुभ रहेगी, क्योंकि राहुदेव की 12वीं दृष्टि भी मानी जाती है, तो दोनों की 12वीं दृष्टि मानी जाती है, तो यहाँ पर भी ये शुभ फल देंगे। तो यहाँ पर ये बुरा फल देंगे, लेकिन बाकी जगह पर शुभ देंगे। उसी प्रकार से अगर ये नीच राशि में बैठ जाएंगे तो जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी सप्तम दृष्टि को छोड़ करके, वहाँ पर ये नीच फल देंगे, बुरा फल देंगे, लेकिन सप्तम दृष्टि पे इनकी उच्च दृष्टि होगी, वहाँ पर ये अच्छा फल देंगे। तो इस प्रकार से मल्टीपल कैलकुलेशन करके ही हम निर्णय लेते हैं कि राहु देव और केतु देव कैसा फल देंगे, और ज़्यादातर समय में ये मिश्रित फल देते हैं। किसी स्थान पर किसी परिस्थिति में अच्छा फल देंगे, किसी परिस्थिति में ये खराब फल देंगे। तो आगे हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका छठा नियम है, जो कि इसमें रघु पराशरी से ही मैंने लिया हुआ है। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम में बताया गया है, केंद्रेश के साथ त्रिकोण में बैठे हों या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठे हों तो राजयोग बनाते हैं। राहु और देव और केतु देव, ये लघु पराशरी का नियम है, जिसमें आपको मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। अध्याय 2 में ये श्लोक भी यहाँ पर लिखा गया है, श्लोक भी आप पढ़ सकते हैं, और इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। यदि केंद्र या त्रिकोण में राहु और केतु स्थित होकर केंद्रेश या त्रिकोणेश से संबंध करें तो राजयोग कारक होते हैं। अब कैसे, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने इसको समझना है। जैसे मैं इसमें 2 आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर राहु देव बैठे हैं सप्तम भाव में, सप्तम भाव में किसके साथ बैठे हैं? त्रिकोण में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं 7 नंबर की राशि में। तो नवम भाव जो है त्रिकोण का भाव है, तो त्रिकोण में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं? केंद्रेश के साथ। केंद्रेश किसके साथ युति कर रहे हैं? शुक्र के साथ। तो शुक्र किसके स्वामी हैं?
वैसे तो यहाँ पर ये अपने नवम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन साथ में ये 2 नंबर राशि के स्वामी हैं, तो 2 नंबर केंद्र की राशि भी है, यहाँ पर शुभ ग्रह हैं शुक्रदेव, तो केंद्र के स्वामी के साथ ये त्रिकोण में बैठ गए हैं, तो ये राजयोग कारक हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राहुदेव केंद्र में बैठ गए, केंद्र में 2 नंबर की राशि में राहुदेव बैठ गए, तो लेकिन किसके साथ बैठ गए हैं ये, और इनकी उच्च राशि भी होती है बुधदेव के साथ, तो बुधदेव त्रिकोण के स्वामी है, 3 नंबर की राशि त्रिकोण में लिखी हुई है और बुधदेव त्रिकोण के स्वामी है, शुभ ग्रह हैं। तो केंद्र में अगर बैठे हैं और किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर युति कर लें तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। वैसे ही केतुदेव का होता है, केतुदेव भी अगर केंद्र में बैठे हैं त्रिकोण के स्वामी के साथ युति कर लें तो राजयोग बनाएंगे, और अगर ये त्रिकोण में बैठे हैं केंद्र के स्वामी के साथ करते हैं तब राजयोग बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार भी अगर ये राजयोग बनाते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा फल देंगे, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ भी अच्छा फल देंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी अच्छा फल देंगे। तो इस प्रकार से राहुदेव और केतुदेव के शुभ और अशुभ देखने के लिए कुल 6 नियम हैं, और इन 6 नियमों के आधार पर ही अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि राहुदेव और केतुदेव आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार का फल देंगे। इसके लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि हर जगह हर परिस्थिति में ये अच्छा ही फल देंगे या हर परिस्थिति में ये बुरा ही फल देंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भले ही आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव के 4 नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन जो 2 पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो जब वो परिस्थितियां बनेंगी तो वहां पर वो अच्छा फल देंगे। 4 परिस्थितियों में वो बुरा फल दे सकते हैं, लेकिन 2 परिस्थितियों में अच्छा देंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी परिस्थितियां बनेंगी उतनी ज़्यादा परिस्थितियों में अच्छा फल देंगे, जितनी खराब परिस्थितियां बनेंगी वैसी जब परिस्थितियां आपकी दशा अंतर्दशा में चलेंगी तो उस समय ये खराब फल देंगे। तो इस प्रकार से राहुदेव और केतुदेव एक मिश्रित प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में छोड़ते हैं हमेशा ही। तो इनका प्रभाव समझने के लिए आपको इन नियमों को समझना पड़ेगा। साथ में आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक हैं, शुभ हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, अशुभ हैं, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन योग कारक है, कौन मारक है। हालांकि कुछ जो लग्नों की कुंडलियों में अभी समझाना बाकी रह गया है, जो मैं इसके बाद समझाऊंगा। अगला जो वीडियो आएगा उसके बाद मैं अगली लग्न कुंडली लूंगा। जैसे धनु लग्न कुंडली रह गई है, मकर लग्न कुंडली रह गई है, कुंभ रह गई है, मीन लग्न कुंडली रह गई है, तो उसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। तो मेरे साथ इसमें बने रहिए। तो जब अगले वीडियोस आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो आप उनको जरूर देखिए, समझिए, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन स्वयं कीजिए। तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह नियम 1 के अनुसार शुभ हैं और नियम कौन 1 के अनुसार कौन कौन से अशुभ हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।